स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंची है उत्तराखंड के रामनगर। यहां से रामनगर के मुद्दों पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले आज जिस खबर पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बीजेपी का घोषणा पत्र। 2024 के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और एक बार फिर से मोदी की गारंटी पर पूरा फोकस है। चर्चा में जाएंगे, गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले बातचीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है केशव प्रसाद मौर्य जी आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद आस्था जी आपको। जी, तो सवाल की शुरुआत संकल्प पत्र से ही करते हैं। 400 पार के लिए जिन 10 बड़ी गारंटियों की बात हो रही है, पूरा फोकस महिला, किसान, नौजवान और युवा को लेकर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं कि मेरे लिए कोई जाति धर्म नहीं, ये 4 वर्ग हैं जिनके लिए मैं काम करता हूं। तो इससे 400 पार का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा, विपक्ष की मुश्किलें बढ़ेंगी, विपक्ष को उसकी काट नहीं मिलेगी। निश्चित तौर से आज जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है, ये 140 करोड़ देशवासियों को ध्यान में रख करके लाया गया है, जिसमें गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, या जो 4 विशेष तौर से जातियां, जिसे ऐसा जातिवाद हमारा है जिसमें सारा भारत समा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बड़ा है। गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता, महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता, युवाओं का उज्जवल भविष्य हमारी प्राथमिकता, अन्नदाता की आमदनी बढ़े, वो कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने वाला बने, यह हमारी प्राथमिकता। संकल्प पत्र में उन सभी पक्षों को छूने का काम किया गया है, जिससे हमारा देश 2047 तक विकसित भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ सके और देश की अर्थव्यवस्था तीसरे काल में 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर आ सके। जी, आप एक एक करके महत्वपूर्ण बातों पर आते हैं और उसमें सबसे पहली बात यूसीसी को लेकर है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में से लागू कर दिया गया और तभी से चर्चा थी कि क्या देश में भी लागू होगा। अब सीधे तौर पर संकल्प पत्र में इसका जिक्र आ गया है और ये वही मुद्दा है केशव प्रसाद जी, जिसके लिए विपक्षी पार्टियों के बहुत से नेता कहते रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो देश में आग लग जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक मुद्दे हैं, हम उससे कभी पीछे नहीं हटे थे, हमारी पार्टी कभी पीछे नहीं हटी थी। हमने जब 2 सांसद हमारे थे तब भी हम कहते थे कि जब हमें बहुमत मिलेगा तो हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराएंगे, उसके लिए जो मदद होगी करेंगे, और सामान्य नागरिक संहिता, ये 3 तो हमारे मुख्य विषय थे। विचारधारा अगर आज किसी के पास नहीं है तो वो कांग्रेस के पास नहीं है, यूपी में सपा बसपा के पास नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न अपनी विचारधारा से कभी समझौता किया था और न कभी करेगी। हमने जो कहा वो किया है। 2014 में पहली बार देश की जनता का आशीर्वाद मिला, अकेले दम पर भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत में आई। 2019 में 300 पार का समर्थन मांगा, 303 सांसद देश ने दिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी। तीसरी बार 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी, 400 प्लस एनडीए के लिए देश की जनता से आशीर्वाद और समर्थन मांगा है, और समर्थन इतना जबरदस्त बढ़ा हुआ है कि आज का संकल्प पत्र देख करके चाहे युवा हो वो मचल रहा है, गांव का गरीब हो वो झूम रहा है, किसान हो वो खुशी से नाच रहा है, माताएं बहनें उनको लग रहा है कि आप युवाओं की बात करते हैं, विपक्ष कहता है कि आपने रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। अभी भी हम ग्राउंड पर हैं और विपक्षी पार्टियां इस बात को बार बार कह रही हैं कि कभी पेपर लीक हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों में पद खाली हैं। इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? रोजगार का भी मुद्दा इस चुनाव में होगा आपके लिए? रोजगार हमारा प्रमुख मुद्दा है, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है। उनका रोजगार गुंडा बनाना है, अपराधी बनाना है, माफिया बनाना है, भ्रष्टाचारी बनाना है। भाजपा का मुद्दा ही प्रतिभाशाली बनाना है, प्रतिभाशाली बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। सरकारी पद जो खाली वो तो भरे जा ही रहे, भरे जाएंगे ही। उसके अलावा भी हम रोजगार का इतना बड़ा हब बनाएंगे देश को, प्रदेश को, कि जिससे आने वाले समय में हमारे देश के हर युवा के हाथ में काम हो। हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके अनेक प्रकार की प्रतिभाओं का उनका विकास किया जा रहा है। अनेक योजनाएं, जो चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं को, पीएम स्वनिधि योजना हो, सभी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं।
और जिनके पास ना कोई विजन है, ना कोई नेता है, ना कोई उनकी नीति है, वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांक करके देखें कि जिन लोगों ने 60 साल देश में शासन किया कुछ नहीं कर पाए, 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सरकार चलाई। एक और बात मैं लेकर आने चाहूंगी, आपने विजन की बात की, केशव प्रसाद जी, आपने विजन की बात की विपक्ष के। हम लोग ग्राउंड पर हैं। एक बात और जनता के बीच में विपक्ष द्वारा ले जाई जा रही है कि अगर बीजेपी आई तो संविधान संशोधन हो जाएगा, बाबा साहेब आम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान आप लोग खत्म करना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को इससे जोड़ा जा रहा है, जो आपके संकल्प पत्र में भी है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो भारत रत्न हैं, संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब का हर स्वप्न अधूरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। इससे ये विपक्ष में बेचैनी मची हुई है। उनको लग रहा है तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो उनका जो भ्रष्टाचार है, जो अभी कोई बेल पर है, कोई जेल में है, और आने वाले समय में जब भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामलों का खुलासा होगा तो ये तमाम सारे भ्रष्टाचारी जेल जाने के डर से इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। इस अफवाह में कोई दम नहीं है। संविधान भारत का है और भारत का रहेगा। बाबा साहब का संविधान कोई मिटा नहीं सकता। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, राहुल गांधी ने भी कहा कि बीजेपी की सरकार अगर बन गई तो देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। श्री राहुल गांधी जी को बता दीजिए, अगर आपकी बात होगी तो देश में तो बीजेपी की ही सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी ही, आग नहीं लगेगी। जो आग लगाई जाती थी उस आग को सदा सदा के लिए शांत कर दिया 10 साल में। और कहीं कोई आग लगाने की बात सोच रहा है तो जिनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया है, जो प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, सत्ता वियोग में तड़प तड़प करके उनकी हालत बद से बदतर हुई है। इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। इन बातों में दम नहीं है। जी, कुछ और चुनावी मुद्दों की अगर बात करें, आपके संकल्प पत्र में सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली देने की बात है, मतलब जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लान। आपको लग रहा है कि देश में जो फ्रीबीज की बात है, कहीं किसी राज्य में कोई 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, कहीं चुनावी वादों में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात है, तो क्या ये उसका कोई समाधान है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, या इस तरह की फ्रीबीज का जवाब है? क्योंकि दिल्ली इसका बड़ा उदाहरण है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है कई बार। जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चीजें फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए, जो जरूरी है, वो उपलब्ध कराया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा। 70 वर्ष से अधिक के आयु के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको सबको चरण स्पर्श किया है हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से, उनकी भी चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। जहां तक फ्री बिजली की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर हैं। उन्होंने सूर्य घर बनाने का जो ऐलान किया है, जिसके माध्यम से जिन घरों में सूर्य घर बनकर के तैयार होगा, वहां सोलर के माध्यम से जो बिजली पैदा होगी, जिस घर में सोलर लगेगा वो घर की जरूरत भी पूरी करेंगे। जो अतिरिक्त बिजली होगी वो ग्रिड में डालेंगे। वर्ष में 15,000 से 18,000 रुपए उन परिवारों को फायदा भी होगा। और ये जो फोकट का जो देने का जो एक स्वभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मुक्ति भी मिलेगी। अर्थात ग्रीन एनर्जी भी मिल जाएगी और बिजली के बिल से गरीब परिवारों को मुक्ति भी मिल जाएगी। और जो बिजली अतिरिक्त पैदा करेंगे वो ग्रिड में डालेंगे, उससे उनकी आमदनी भी हो जाएगी। ये है विजन। जिनके पास विजन नहीं होता है वह देश के खजाने में कितनी सामर्थ्य है या सोचे बगैर फर्जी घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, झूठ का पुलिंदा वाला घोषणा पत्र जारी कर देते हैं। अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को ध्यान से पढ़ें। केवल निगेटिव टिप्पणी करने से उनको देश की जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला है। वो अपने प्रत्याशियों की जमानत बचाने की चिंता करें। जी, गारंटी की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पूरी तरह से पीएम मोदी की गारंटी का पूरा जो है इसमें झलक हमें मिलती है अगर हम संकल्प पत्र देखें। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो हमने उठाकर देखा, वो भी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं और उनके फोकस में भी नौजवान, महिलाएं, किसान, सरकारी नौकरी, 1 रैंक 1 पेंशन जैसी बातों का जिक्र है। देखिए, ये युवाओं के जन्मजात विरोधी हैं, किसानों के, महिलाओं के,
गरीबों के जन्मजात विरोधी हैं। इन्होंने देश से वादा बार बार किया कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी कभी नहीं हटी, गरीबी कभी नहीं मिटी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। नौजवान हमारे देश की प्रतिभा हैं, परीक्षाओं में गड़बड़ी ना हो, केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है और कोई पेपर लीक करने वाला, जो पेपर लीक माफिया है, उसकी अब खैर नहीं होगी। यह भी संदेश संकल्प पत्र के माध्यम से दिया गया है। नौजवानों को रोजगार अगर कांग्रेस ने दिया होता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। इनको जब सरकार में रहने का मौका मिला, इन्होंने देश को लूटने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भाजपा की सरकार बनी तो देश को मजबूत करने का काम किया, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम किया, रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराने का काम किया और भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में इतने ज्यादा काम हुए हैं कि अब निवेश चारों तरफ से, दुनिया के सब देश के निवेशक भारत आ रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश से हूं, यह कह सकता हूं कि जब भारत आते हैं तो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। जी जी जी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इशारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक शाही जादूगर मैदान में आए हैं जो गरीबी हटाने की बात कह रहे हैं, उनसे सावधान रहें। और दूसरी अहम बात का उन्होंने जिक्र किया, 10 साल सुपर प्रधानमंत्री बनकर के जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी तो सरकार को चलाने वाले श्री राहुल गांधी जी थे, इनकी मम्मी थी, इनकी दीदी थी और ये तीनों मिलकर के देश का बंटा ढार कर दिए, 12 लाख करोड़ का घोटाला कर दिए और आप कह रहे हैं फटाफट समस्या हल कर देंगे। जिन राज्यों में इनके पास अभी सरकार है वहां की समस्याएं क्यों नहीं फटाफट हल कर पाए हैं? क्योंकि इनके पास विजन ही नहीं है। वोट लेने के लिए झूठ बोलना और झूठ बोल करके चुनाव में फायदा लेना, फायदा लेने के बाद चुनाव में जीत के बाद और फिर जो वादा किया उसे भूल जाना, ये श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के और जाते जाते अंत में जानना चाहेंगे केशव जी, जी जी बिल्कुल, जाते जाते सवाल मेरा ये है कि आपने माफियाओं को लेकर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और सपा को आपने कहा कि ये तो गुंडों की पार्टी है। आपने नाम भी लिए, आजम खान का नाम लिया, अतीक का नाम लिया, मुख्तार का नाम लिया, लेकिन इसी माफियागिरी पर बीजेपी को भी हमले झेलने पड़ते हैं विपक्ष की ओर से। ये कोई मैं गलत नहीं कहा हूं। समाजवादी पार्टी का अगर आज सफाया हुआ है तो माफियाओं से रिश्तेदारी के कारण से हुआ है। क्या कौन नहीं जानता है कि पिछड़े वर्ग से आने वाले राजू पाल का हत्यारा आज इस धरती पे नहीं है। जो भी घटनाक्रम है उसकी जांच पड़ताल हो रही है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन राजू पाल की हत्या करने की ताकत अतीक अहमद जैसे लोगों के पास कहां से आई? वो समाजवादी पार्टी ने दिया। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी कहता हूं, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। जिसको गुंडागर्दी करना सीखना है वो सपा में चला जाए, जिसको देश की सेवा करना है वो भाजपा में है और भाजपा में आ जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो अब समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। सपा का कोई भविष्य नहीं है, बसपा का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लगभग समाप्त हो गई है। पिछली बार हमने अमेठी जीता था, इस बार रायबरेली भी जीतेंगे। 80 की 80 लोकसभा सीटें यूपी की जीतेंगे। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और सभी सवालों के आपने जवाब दिए। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ उत्तर